Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा पढ़ाई थी। विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा पढ़ाने के बाद मैंने आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण भी समझाए थे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को क्लियर है। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती थी, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती थी तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते थे। ऐसा हम लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते हैं, क्लियर। ये दोलन परस्पर लंबवत तलों में भी होते थे और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते थे, ऐसा हम सब लोगों को पता है, क्लियर। मुझे जरा बताओ, अगर विद्युत क्षेत्र के दोलन y अक्ष के अनुदिश हो रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन x अक्ष के अनुदिश हो रहे हैं, तो तरंग संचरण की दिशा मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। कोई भी दो अगर एक्स वाई में तो तीसरा जेड में होगा, या कोई भी दो अगर जेड एक्स में है तो तीसरा, समझते हो, समझदार हो। कई प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। चलिए, अगर ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये सब बातें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, तो आज हमारे सामने एक सवाल है। उस सवाल की धज्जियां हमें उड़ानी है। देखें सवाल की धज्जियां उड़ाएंगे या हमारी धज्जियां उड़ाएंगी। तो सवाल मुझे दिया है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 वोल्ट प्रति मीटर है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग कह रहा है और उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रहा है? 30 वोल्ट प्रति मीटर है। तो ये मैंने लिख दिया 30 वोल्ट प्रति मीटर। तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग अक्षर बी से प्रदर्शित करते हैं। बोलो भैया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है मुझसे। कहानी समझ में आ रही है? ई बी, इनमें कोई संबंध है? तो कल हमने पढ़ा था सेब, याद है? सी बराबर ई अपॉन बी। कल बताई थी, नहीं बताई थी? बी को मान निकालो, बी जालंग ले आओ तो सी नीचे आ जाओ। तो बी बराबर त्याई है लाला ई अपॉन सी। मैं जा रहा हूं, क्लियर है सेकंड ने? आगे बढ़ जाऊं तो बी बराबर त्याई है ई को मान कितने गए? 30। सी प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? 3 एकम 3, 3 धाम 30। सीन क्लियर है? तो बी बराबर कहा, बी बराबर 10⁸ कछुना ने तो कितने मालूम? 1। ये 10⁸ है, ऊपर जागी जोते बोलो। हाँ, तो बी बराबर आधार समान होते हैं तो घाते हैं। तो 1 और -8 कितने होगो? माइनस के साथ। कहा निकालो तुमने ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। याद आ रहा है? तो न्यूटन प्रति कुछ भी लिख सकते हो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी लिख सकते हो, टेस्ला भी लिख सकते हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, गॉस भी लिख सकते हो। नहीं, क्योंकि वो सीजीएस पद्धति में होता है ना। बात समझ में आई? उतार लो फटाफट, फिर मैं आगे की बात कहूंगा आपसे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को जो अगला सवाल दिया है उसमें बोल रहा है बेटा कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उस तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, आयाम का मतलब अधिकतम मान, है ना। तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम y अक्ष की दिशा में कितना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के दोलन y अक्ष के अनुदिश हो रहे हैं। विद्युत क्षेत्र का आयाम z अक्ष की दिशा में, यानी विद्युत क्षेत्र के दोलन z अक्ष की दिशा में हो रहे हैं। कितना है? इतना। अब आप बताओ विद्युत चुंबकीय तरंग की गति की दिशा कौन से अक्ष के अनुदिश हो रही है? समझ में आ गई बात? क्योंकि तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र के दोलन z अक्ष के अनुदिश है, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन y अक्ष के अनुदिश है। तो गति की दिशा कहां की तरफ होगी? कल बता दिया था ये सब। अब मुझसे कह रहा है तरंग का वेग भी बताओ। तो वही सेव सी बराबर ये पॉइंट, सी की जगह वी लिख सकता हूं। तो v बराबर त्याई है लाला ई
अपॉन बी। थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में दिया है उसने, वाई अक्ष की दिशा में। थोड़ा और डिटेल में आपको बताता हूँ, वाई अक्ष की दिशा में। इसको मैंने ऐसे लिखा है तो इसे क्या लिख दूं, जेड अक्ष की दिशा में। आपको भाषा समझ में आ रही है मेरी? और सुनो, अब चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, आयाम बोले तो अधिकतम मान, अधिकतम मान बोले तो एक और नाम था शिखर मान, शिखर मान। तो ऐसे लिख सकता हूं B0 E0, ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही बात? तो V बराबर कल ये भी बढ़ा था आपने E0 बटे B0, बोला भैया? चमका दो, अब बताओ E0 कितने गए, 90, B0 3 गुणा 10 पे घात माइनस 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 0। देखो लाला 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 30 है, 30 को 3 गुणा 10 लिख दूं, बोलो? अच्छा नहीं लिखोगे तो चलेगा, 30 भी लिखा रहने दोगे तो चलेगा। 10 पे घात माइनस 7 ऊपर ले गया तो प्लस के साथ। ये मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए मैंने लिखा है। इस पे घात कुछ नहीं है तो एक, आधार समान होता है तो घाते कितने गए जाओ, तो 3 गुणा 10 है। आ गई वही प्रकाश की चाल, समझ में नहीं आई, मैंने क्या करा के। क्लियर है? कर लियोगे? सीख कर उतार लियो फटाफट। अब यहाँ पर उसने गति की दिशा पूछी है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ऐसे सुन लो पहले। क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में गति की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों के परस्पर लंबवत होती है। और चूंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जेड अक्ष की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाई अक्ष की ओर है, इसलिए तरंग की गति की दिशा एक्स अक्ष की ओर होगी। कहानी समझ में आई? ऐसे लिख लेंगे आप लोग, बोलो भैया? आगे बढ़ जाऊं? इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न दिया है, वो भी एक सवाल है और उस सवाल में मुझसे बोल रहे हैं सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य आप लोगों ने सुना होगा, तरंग दैर्घ्य को अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कह रहा है 5890 एंगस्ट्रॉम। और ये बात मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 पे घात माइनस 10 मीटर। तो 5890 वैसा की वैसा लिख दिया, एंगस्ट्रॉम की जगह मैंने लिख दिया 10 पे घात माइनस 10 मीटर। जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता तो ये पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घात माइनस 10 मीटर होता है। ये बार बार यूज करूंगा आगे के चैप्टरों में भी, है ना, लिख लेना जिन्हें नहीं पता। तो कह रहा है सोडियम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी आवृत्ति ज्ञात करो। आवृत्ति को अक्षर न्यू से प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति पूछ रहा है मुझसे। तो भैया यहाँ पर एक सूत्र हम लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना। ये सूत्र आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह में कई जगह देखा होगा। डी ब्रोगली का सिद्धांत पढ़ा था, ई बराबर एच न्यू। फिर न्यू बराबर क्या रखते थे, कोई बता सकता है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, आगे आएगा। कोई बात नहीं, नहीं पता तो अच्छी बात है, इधर देख लो। न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्डा। क्लियर? याद रखना पड़ेगा यहाँ पर ये सूत्र, ठीक है, आगे आएगा। C क्या होता है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10 पे घात 8। लैम्डा कितना दिया हुआ है हमको? 5890 गुणा 10 पे घात माइनस 10। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें जब इसका पूरे का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.09 गुणा 10 पे घात 14। आपने आवृत्ति निकाली है, आवृत्ति काय में नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं। तो आवृत्ति का मात्रक हो गया हर्ट्ज। कहानी समझ में आ रही है? उतार लो फटाफट इससे, फिर आगे बढ़ो। अब इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगें और ध्वनि तरंगों में अंतर बताओ। काय में अंतर बताओ? विद्युत चुंबकीय तरंगों में और ध्वनि तरंगों में। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें और ध्वनि तरंगों में अंतर क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगें और ध्वनि तरंगें
ठीक है भैया। मुझसे पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगें और ध्वनि तरंगों में अंतर बताओ। अंतर तो हो गया 3 लेने। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर 11th पढ़ा होगा आपने। 11th में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है तरंगें। तो वहां पर ये बताया जाता है कि तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अनुप्रस्थ तरंगें और एक होती है अनुदैर्घ्य तरंगें। इनको समझ लो आप, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें कैसी होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो इस प्रकार गति करती हैं, ऐसे। क्लियर? ये अनुप्रस्थ तरंग है। क्लियर? ये तरंग जा किस तरफ रही है? ऐसे। और दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो रहे हैं। ये कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। यहां पर जो दोलन हो रहे हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो रहे हैं। जो बोला आपको समझ में आया है? अच्छी बात है। ये कौन सी तरंगे हैं? इनको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। क्या बोलते हैं बेटा? अनुप्रस्थ तरंगे। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? अनुप्रस्थ तरंगे। जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रही है, क्या बोलते हैं हम लोग इनको? अनुप्रस्थ तरंगे। इसके अलावा जो दूसरी होती हैं वो होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे कैसी होती हैं ये मैं आपको बता दूं। यहां पर जैसे आपने ये अनुप्रस्थ तरंगे पढ़ी, अनुदैर्घ्य तरंगे इस प्रकार की होती हैं। ये है हमारी कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। इनका नजारा क्या होता है इसको समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगों में इसको आप ऐसे समझें कि ये बिजली के बिल को काउंटर है, या बिजली को बिल भरो जा रहा है और ये लोग लगे लाइन में। क्लियर? लोग हो गए यहाँ पर माध्यम के कण। ठीक है? अब ये जो तरंग है ये किस तरफ जा रही है? काउंटर की तरफ जा रही है। अब आपने देखा होगा कि जब ये लाइन आगे बढ़ती है तो हिंदुस्तानी लाइनों में बगैर धक्का मुक्की किए हुए लाइन तो आगे बढ़ ही नहीं सकती। तरंग संचरण की दिशा किस तरफ है? आपके इशारे से बताओ मुझे किस तरफ है। ये तरंग संचरण की दिशा हुई इस तरफ, है ना? और माध्यम के ये जो कण हैं ये भी गति कर रहे हैं, लेकिन ये गति तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कर रहे हैं क्या? ये तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कर रहे हैं। या तो लाइन धक्का मुक्की होगी तो 2-4 आगे जाएंगे, 2-4 पीछे जाएंगे। बोलो भैया यही तो होता है? नहीं, यही मेरी बात समझ में? यानी यहाँ पर जो नजारा होगा वो आपका किस टाइप का होगा? लाइन जैसे मान लो कोई धक्का दो तो 2-4 आगे आ गए, 1 पीछे, मतलब 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे। यानी माध्यम के कण जो दोलन कर रहे हैं वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कर रहे हैं, और यहाँ पर दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो रहे हैं। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये अनुदैर्घ्य तरंगे। ये आपको 11th से पता होना चाहिए था, पर नहीं पता तो मैंने बता दिया। क्लियर? ये कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और ये कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। कहानी समझ में आ रही है सभी को? अच्छी बात है। अब चलता हूं मैं इस प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में मुझसे पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगे और ध्वनि तरंगों में अंतर बताऊं। तो भैया बताऊं मैं अंतर सभी को? तैयार है आप लोग? चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करना और खुद ही लपक लेना। क्लियर? विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्लियर? इनकी चाल कितनी होती है? कमीनो कर लेके बताइए। प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर। अब प्रकाश की चाल बहुत स्लो है या बहुत फास्ट है? यानी इनकी जो चाल को v से मतलब से कर दो, इनकी चाल बहुत अधिक होती है। प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड अगर लिखूं तो। क्लियर? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है वो बहुत कम होती है। इनकी चाल बहुत कम होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं 320 मीटर/सेकंड। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो अपन तो सिंपल लिख देंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल बहुत अधिक होती है, इनकी चाल बहुत कम होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का कल चित्र भी बनाया था आपने। इस पैटर्न का था या इस पैटर्न का था? यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं।
क्लियर? विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और ध्वनि तरंगे ऐसी होती है, तो उन्हें कौन सी तरंगे बोलूंगा? अनुदैर्घ्य तरंगे। क्लियर? ओके। अगली बात, विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती हैं, है ना? और ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, यानी वो परिभाषा टाइप की आ जाएगी। बोलो भैया। और ध्वनि तरंगों में माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। नहीं यही बात समझ? क्लियर? शॉर्ट में मैंने लिख दिया अनुदिश कंपन करते हैं। कहानी समझ में आ रही है आपको? किसी को कोई दिक्कत? विद्युत चुंबकीय तरंगे आप बताओ, क्या ये निर्वात में गमन कर सकती हैं? कर सकते हैं, यानी इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कहानी समझ में आ रही है आपको मेरी? क्लियर? ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती, इनके लिए माध्यम चाहिए। कल बताया था मैंने, बात ही बताऊं मैं आपको। एक और बात, हर वो तरंग जो अनुप्रस्थ तरंग होती है, जैसे कि यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो ये ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती हैं। अब आपके दिमाग में ये घंटी बजेगी, ये ध्रुवण क्या होता है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये याद करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊंगा आपको, तरंग प्रकाश की। वहां पर आपको ये बात बताऊंगा ध्रुवण क्या होता है। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, कल भी बोला था शायद मैंने ये बात आपको, है ना? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि तरंगे कौन सी? ध्वनि तरंगे जो होती है वो ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये अनुदैर्घ्य तरंग है। क्लियर? ध्रुवण का जो गुण होता है वो केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगे ही प्रदर्शित करती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे प्रदर्शित नहीं करती। कहानी समझ में आ रही है? तो अगर किसी ने मुझसे विद्युत चुंबकीय तरंगे और ध्वनि तरंगों में अंतर पूछ लिया तो मैं बोल दूंगा। बताओ जरा, किसकी चाल बहुत अधिक होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल बहुत अधिक होती है, ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। कहानी क्लियर है सभी को? अच्छा, इसके बाद किसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सी निर्वात में गमन कर सकती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में गमन कर सकती हैं, ध्वनि तरंगे नहीं। सीन क्लियर है? आपको बात समझ में आ रही है? कौन सी अनुप्रस्थ तरंगे हैं? कौन सी तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती हैं? कौन सी तरंगे माध्यम के कणों की गति से उत्पन्न होती हैं? कहानी समझ में आ गई होगी पूरी मेरे ख्याल से। पढ़ लो, मैंने आपको 3 मिनट का समय दिया, पूछूंगा। इसके बाद हम लोग कुछ चीजें हटके मतलब है सिलेबस की, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। इधर उधर से देख रहे हैं ना? ये हमारे सूर्य भगवान है। कौन है? सूर्य भगवान। क्लियर? इस सूर्य भगवान से दुनिया भर की तरंगे आप तक आ रही हैं? आ रही हैं कि नहीं आ रही? ये दुनिया भर की तरंगे आप तक आ रही हैं, दिख रही हैं आप सभी को? जिनमें से गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणों को अल्ट्रावायलेट लाइट बोलते हैं। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश को इंग्लिश में बोला जाता है विजिबल लाइट। क्या बोला जाता है? विजिबल लाइट। मैंने आपको दृश्य प्रकाश लिख दिया। अवरक्त प्रकाश, माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे। ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखी है, ये मैंने क्रम से लिखी है। क्लियर? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी प्रकाश, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंगे, ये सारी की सारी तरंगे हमें सूर्य से प्राप्त हो रही हैं। इन सभी तरंगों का ये जो ग्रुप है, क्लियर? ये जितनी भी तरंगे हमें जो सूर्य से प्राप्त हो रही हैं, ये सब की सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कौन सी तरंगे हैं ये? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्लियर? इसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम। क्या है ये? विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम। फिर से बोलो, क्या है ये? विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम। मैंने यहाँ पर इन तरंगों को जो लिखा है, इनके ये जो नाम लिखे हैं, ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखे। ये मैंने, जैसे आपके स्कूल में प्रेयर होती होगी, प्रार्थना होती होगी, तो बच्चों को लाइन में खड़ा किया जाता है। सबसे पहले कौन से बच्चे को? छोटे को। उम्र में? लंबाई में। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? छोटो, फिर बड़ो, फिर बड़ो, फिर और बड़ो। क्लियर? सही बोल रहा?
यानी हम उन बच्चों को उनकी लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में लगा देते हैं। ठीक इसी प्रकार सूर्य से प्राप्त इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अगर मैं इनकी तरंग लंबाई के, हर तरंग की अपनी एक तरंग लंबाई होती है ना, अगर मैं सूर्य से प्राप्त विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में अगर व्यवस्थित कर दूं, तो ऐसा करने से ये जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम। क्या बोलते हैं? इसमें सबसे कम तरंग लंबाई की तरंग कौन सी है? वाही नहीं है कभी, गामा किरण है। क्या है ये? गामा किरण है। सबसे कम तरंग लंबाई की कौन सी है? गामा किरण। उससे ज्यादा फिर समझ गए ना? सीन क्लियर है? सबसे अधिक तरंग लंबाई की कौन सी? रेडियो तरंग है। कहानी समझ में आ रही? ओटी पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा बता जाने से ज्यादा तरंग लंबाई की तरंग कौन सी है, तो बता दोगे ना? ओके, अच्छी बात है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि जब सूर्य से प्राप्त विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो ऐसा करने से जो वर्णक्रम हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम। तो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की परिभाषा अगर किसी ने आपसे पूछी तो आप लोग बता देंगे? जब सूर्य से प्राप्त विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में अगर व्यवस्थित कर दिया जाए, तो ऐसा करने से जो हमें प्राप्त होता है उसे विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम कहा जाता है। यह विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम 2 प्रकार का होता है, एक दृश्य, एक अदृश्य। नाम से पता चल रहा होगा, दृश्य वो जो दिखे, अदृश्य वो। सुने भैया, इनके नामों को ध्यान से पढ़ो और इसमें दृश्य विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम जो होगा वो कौन सा वाला होगा? बस ये वाला। क्लियर? दृश्य विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम वो होता है जिसमें दृश्य प्रकाश आता है। दृश्य प्रकाश वो जिसे देख सके। आपके जो 7 रंग होते हैं ना, जिसे आप बेजानी अपीनाला विबग्योर के नाम से जानते हैं, वो बेजानी अपीनाला दृश्य प्रकाश ही होता है, वो इसमें आता है पूरा। क्लियर? ये दृश्य प्रकाश है। समझ गए आप मेरी बात को? हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, इसका कारण ही दृश्य प्रकाश है। अगर सूर्य के प्रकाश में से दृश्य प्रकाश हटा लिया जाए तो बाकी के सारे प्रकाश आते रहे, काम सारे वही होंगे, बस आप लोग चीजों को इधर उधर देख नहीं पाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है, ये इस बात का सबूत है कि सूर्य से दृश्य प्रकाश आ रहा है। सूर्य से दृश्य प्रकाश आ रहा है, मेरे ऊपर पड़ रहा है, मेरे से परावर्तित होकर आपकी आंखों पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं। सूर्य से दृश्य प्रकाश आप पर आ रहा है, आपसे परावर्तित होकर मुझ पर आ रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको देख पा रहा हूं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके। तो ये कौन सा वर्णक्रम हो गया? दृश्य विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम। आपको बता दो, दृश्य विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम जो होता है, इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से, 4000 को दोनों 8000, 8000 में 100 कम। समझ गया ना? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम होती है। ये वाली जो तरंग लंबाइयां हैं, इनकी तरंग लंबाई 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होगी और इनकी कायते ज्यादा होगी, 7900 से ज्यादा होगी। यानी कहने का तात्पर्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंग लंबाई वाला प्रकाश और 7900 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग लंबाई वाला प्रकाश, ये कौन से क्षेत्र में आएंगे? अदृश्य क्षेत्र में आएंगे। क्लियर है? नहीं, यही बात समझ में। मैं फिर से बोल रहा हूं, सूर्य से प्राप्त विद्युत चुंबकीय तरंगों को अगर उनकी तरंग लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो इसे विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम कहते हैं। ये इसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, दृश्य विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम, अदृश्य विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम। दृश्य विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में दृश्य प्रकाश आता है, इसमें कुल 7 रंग होते हैं। क्लियर? इसकी तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है। दूसरा होता है अदृश्य विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम, यानी दृश्य प्रकाश से, मतलब दृश्य प्रकाश में 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंग लंबाई वाला प्रकाश और 7900 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग लंबाई वाला प्रकाश, ये अदृश्य क्षेत्र में आते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं अदृश्य विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम। अदृश्य विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में ये सारी तरंगें आएंगी और ये सारी तरंगें आएंगी, और दृश्य विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में केवल दृश्य प्रकाश आएगा। कहानी समझ में आ रही है जो मैंने बोली? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो ये बात आप लोग नोट्सों में देखें, आपको मिल जाएंगी। एक प्रश्न छोड़ के एक प्रश्न दिया है, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम से आप क्या समझते हैं समझाइए। उसकी केवल 2 लाइनें पढ़ लें, ठीक है ना? इसके बाद
आगे आपको एंड में तथ्यात्मक प्रश्न से पहले एक प्रश्न दिया है, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के प्रकार बताइए। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के प्रकार बताइए। देखो जरा, वहीं 2-4 पन्नों बाद मिलेगा आपको, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के प्रकार बताइए, पढ़ लो। इसमें मैंने बोला था दृश्य वर्णक्रम 4000 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम में होता है। इसमें 7 रंग आते हैं। कौन कौन से? बेजानी, हापी, नाला। समझ में आ रही है बात? तो बैगनी रंग से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश ये हो गया। लाल से, कोई पूछे सबसे कम तरंग लंबाई किसकी होती है? सबसे अधिक। याद रखना, ये बहुत काम की चीज है। क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग कहानी खत्म करें, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय।